नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खासा सर पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। और जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी ना हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर पेपर की, तो उसी सीरीज़ के अंदर मैं एक और बेहतरीन क्लास आपके सामने लेके आया हूँ। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर भी करना चैनल को और सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना वीडियो को, ठीक है। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना आपकी मर्जी है, कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। तो हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें अगला जो पेपर हमारा कौन सा रहेगा, जो 2019 के अंदर पेपर हुआ, तो इसमें से हरियाणा जीके के और इंडिया जीके के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कौन था? हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है। यानी हरियाणा की बात करें ना, हरियाणा पूर्व में, यानी पूर्व में किस राज्य की सीमा लगती है ये पूछा गया। तो पूर्व में कौन सा राज्य रहेगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के साथ किस नदी की सीमा साझा होती है? तो यमुना नदी की जो नदी है ना उसकी सीमा किसके साथ होती है? उत्तर प्रदेश के साथ होती है 320 किलोमीटर में, 320 किलोमीटर में, ठीक है। अगर जिले पूछ ली जाए उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा साझा होती है, तो वो देखो सबसे ऊपर कौन सा रहेगा? यमुनानगर। मैप की बात करें तो एक बार मैप देखो, पूर्व में इस तरह का मैप रहेगा, ठीक है, इस तरह का। सबसे ऊपर कौन सा रहेगा? यमुनानगर। यमुनानगर के बाद में करनाल, ठीक है। करनाल के बाद में पानीपत, पानीपत के बाद में सोनीपत, ठीक है। और सोनीपत के बाद में क्या आ जाती है? दिल्ली आ जाती है। दिल्ली के बाद में कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। और फिर बाद में पलवल, और बाद में कौन सा रहेगा? मेवात। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई, हरियाणा के पूर्व में, हरियाणा पूर्व में किस ओर से गिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है। दिल्ली ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो कितने जिलों की सीमा लग गई? तो 4 तो ये हो गए और 3 ये, यानी उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 7 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और यही जो यमुना नदी यानी यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है, और यमुनानगर करनाल पानीपत सोनीपत होते हुए दिल्ली से क्रॉस करने के बाद ये फरीदाबाद और पलवल के हसनपुर नामक स्थान से, हसनपुर नामक स्थान से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर जाती है, अलीगढ़ जिले में, अलीगढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमारा हरियाणा पूर्व में किस ओर से गिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से गिरा हुआ है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों की सीमा लगती है। सबसे पहले ऊपर एक बार रिपीट करो, सबसे पहले यमुनानगर, यमुनानगर के बाद में करनाल, करनाल के बाद में पानीपत, पानीपत के बाद में सोनीपत, फिर दिल्ली क्रॉस करने के बाद फरीदाबाद, पलवल और मेवात। इन 7 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा? राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है? ये कलरक का पेपर था शायद, ठीक है। उसमें से जो क्वेश्चन आया वो कर रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित रहेगा? ये रहेगा, देखो ऑप्शन देखो इसमें, भिवानी, पानीपत, करनाल और सिरसा। तो राष्ट्रीय डेयरी संस्थान ये कहाँ रहेगा? ये पानीपत के अंदर रहेगा, ठीक है। नहीं, करनाल के राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल के अंदर रहेगा, पानीपत में नहीं। पानीपत में तो वो तेल शोधक कारखाना है, बाहुली तेल शोधक कारखाना पानीपत में, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। ये पहले 1923 के अंदर बेंगलोर में बनाया गया था, बेंगलोर में बनाया गया था, लेकिन बाद में 1955 में कहते हैं कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? ये करनाल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है, 1955 के अंदर। यानी राष्ट्रीय डेयरी जो संस्थान ये कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर रहेगा। मिट्टी लवणता के अंदर, मिट्टी लवणता के अंदर ये भी कहाँ है? ये भी करनाल में रहेगा। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ये भी कहाँ है? ये भी करनाल में रहेगा, ठीक है। इसी तरह ऑप्शन देखो अगला कौन सा था इसमें? ऑप्शन था इसमें भिवानी। भिवानी, भिवानी में क्या रहेगी? कपड़ा मिल रहेगी, कपड़ा मिल, जो कब बनाई गई थी? 1937 के अंदर बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? कपड़ा मिल बनाई गई थी। इसमें भिवानी के अंदर एक TITS, बहुत सी बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं भाई ये टेक्सटाइल मिल कपड़ा मिल है, लेकिन कपड़ा मिल 1937 में बनाई गई थी। ये है टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कब बनाई गई थी? 1943 के अंदर। कहाँ बनाई गई थी? भिवानी के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। पानीपत की बात करें तो पानीपत में तेल शोधक कारखाना रहेगा, इंपॉर्टेंट है, उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और सिरसा के अंदर वनस्पति उद्योग सिरसा का प्रसिद्ध है,
वनस्पति उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरसा का प्रसिद्ध रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा था? हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रख्यात है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला? महेंद्रगढ़ जिला। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, मैं भी बहुत से एग्जाम में देख चुका हूं। महेंद्रगढ़ जिले की बात करता हूं, किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, धातु कार्य, चरम कार्य, लाख की चूड़ियां, लुंगी। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लाख की चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो महेंद्रगढ़ की प्रसिद्ध रहेगी। खनिजों का शहर, खनिजों का शहर किसे कहते हैं? महेंद्रगढ़ को कहते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर खनिज आ जाए ना, हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो वो महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था, महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रख्यात है? तो ये प्रसिद्ध रहेगा लाख की चूड़ियों के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा में बल्लालपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? देखो क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया। बल्लालपुर पेपर मिल, बल्लालपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित रहेगी? हिसार, सिरसा, पानीपत और यमुनानगर। तो ये कहाँ स्थित रहेगी? बल्लालपुर पेपर मिल यमुनानगर के अंदर स्थित रहेगी। कहाँ रहेगी? यमुनानगर में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1929 के अंदर, बल्लालपुर पेपर मिल 1929 में, बल्लालपुर पेपर मिल। अगला ऑप्शन कौन सा था? देखो, हिसार। हिसार में क्या प्रसिद्ध है? स्टील उद्योग, स्टील उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? सूती उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध है? हिसार का। कपड़ा मिल भी है हिसार के अंदर, तो सूती उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? स्टील उद्योग। ठीक है, जिंदल के कारण हिसार को क्या कहते हैं? स्टील सिटी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला ऑप्शन कौन सा था? देखो इसमें पानीपत, सिरसा, पानीपत और सिरसा, इन दोनों का पहले जिक्र कर चुके हैं। तो बल्लालपुर पेपर मिल पूछा गया था, तो बल्लालपुर पेपर मिल कहाँ रहेगा? यमुनानगर के अंदर रहेगा। ठीक है, उसके बाद यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के अंदर यमुना गैस लिमिटेड, यमुना गैस लिमिटेड कब बनाई गई थी? 1933 के अंदर बनाई गई थी। ये कंपनी कहाँ रहेगी? ये भी यमुनानगर के अंदर रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? थर्ड पिलर पूछा गया था, थर्ड पिलर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन रहेंगे? रघुराम राजन, रघुराम राजन। यमुना गैस लिमिटेड 1933 नहीं 1973 में बनाई गई थी दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान कर लेना। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 1973 के अंदर बनाई गई थी। क्या? यमुना गैस लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? टूटते बंधन लेखक के क्वेश्चन कौन सा रहेगा? टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? यानी टूटते बंधन जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? हेमराज निर्गम, जेमिनी सरसार, संप्रदी बाणभट्ट। तो टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? हेमराज निर्गम, हेमराज निर्गम रहेगा। इनके और जो उपन्यास पूछ लिए जाए तो कौन से रहेंगे? सीप का मोती, तरासे हुए पत्थर, मुझे भूल जाना। सीप का मोती मुझे भूल जाना अगले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तरासे हुए मोती, तरासे हुए पत्थर, तरासे हुए पत्थर, ये किसके रहेंगे? हेमराज निर्गम के रहेंगे। यानी हेमराज निर्गम के क्वेश्चन को क्या है? टूटते बंधन उपन्यास किसके है? जो उपन्यास है किसका है? तो ये है हेमराज निर्गम का। ठीक है, मुझे भूल जाना, तरासे हुए पत्थर, सीप का मोती, तो ये किसके रहेंगे? ये भी हेमराज निर्गम के रहेंगे। ठीक है, एक याद रखना, टूटा हुआ वो आदमी है ना, टूटा हुआ आदमी, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टूटा हुआ आदमी ये किसका है? ये मोहन चोपड़ा का, मोहन चोपड़ा। अगर टूटते बंधन आ जाए ना तो हेमराज निर्गम के। ठीक है, और टूटा हुआ आदमी आ जाए तो ये कौन रहेगा? ये मोहन चोपड़ा रहेगा। ठीक है, यहीं पे मोहन है, यहीं पे हेमराज है, तो कन्फ्यूज मत होना। यहीं पे टूटते हैं, टूटा हुआ, तो कन्फ्यूज मत होना। या
टूटते बंधन किसके हैं? हेमराज निगम के। और टूटा हुआ आदमी आ जाए तो किसका रहेगा? मोहन चोपड़ा का रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा इसमें? यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया? ठीक है, यमुनानगर में, जगाधरी के अंदर है रेलवे गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप। यह कब स्थापित किया गया था? कहां पे? जगाधरी में। ठीक है, जगाधरी में। तो ये कब स्थापित किया गया? 1952 के अंदर स्थापित किया गया था। एकमात्र ऐसा स्थान जहां पे शताब्दी एक्सप्रेस वे की मरम्मत की जाती है। शताब्दी एक्सप्रेस वे की मरम्मत कहाँ की जाती है? तो रेलवे गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप जो कहाँ रहेगा? जगाधरी के अंदर रहेगा। कब स्थापित किया गया था? 1952 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा था? गुजरी मेल खालिस्तान में स्थित है। बहुत बार क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी, गुजरी मेल। ठीक है, तो गुजरी मेल कहाँ रहेगा? ये रहेगा हिसार के अंदर। गुजरी मेल कहाँ स्थापित रहेगा? हिसार में रहेगा। बच्चों कमेंट करके बताया करो भी, अगर मैं 1 घंटे की क्लास डालूं या आधे घंटे की, वो आपके ऊपर डिपेंड है भी। लंबी क्लास लेना चाहते हो तो मैं 1 घंटे से प्लस कर सकता हूं। अगर आप चाहते हो भी 30 मिनट की 20 मिनट की क्लास हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास शूट कर लूँगा। एक एग्जाम हम 2 पार्ट में कर लेंगे, लेकिन अभी टाइम है, चाहे कम पढ़ो, लगातार पढ़ते रहो। क्योंकि अब जो आपने खुद पर मेहनत कर ली ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम जब अपने आप पे मेहनत करनी स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन हमारा ये मान के चलो हमारी सक्सेस स्टार्ट नहीं होती, हम सक्सेस हो जाते हैं जब खुद के ऊपर मेहनत स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अभी लॉकडाउन है तो आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, और जितना हो सके ना अब पढ़ो। और जब एग्ज़ाम आएगा तब तो बहुत से बच्चे एक्टिवेट हो जाएंगे भी, हम भी तैयारी करें, तो उस टाइम तो बहुत भीड़ हो जाएगी। लेकिन अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है घर के अंदर, तो वो अच्छी तरह से आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा भाई। ठीक है, जैसे एग्जाम आएगा ना, वो कहते हैं ना, सामने वाला थप्पड़ मारे उससे पहले थप्पड़ मार देना चाहिए। जो सामने वाला मारे उसके बाद मारने का क्या फ़ायदा है? तो इसलिए अच्छा चीज़ जब हम पे अटैक करें ना, उससे पहले हम तैयार रहें भाई। ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम आएगा हम क्लियर कर जाएंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और उसको रिपीट करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, आपका बेस अच्छा बन जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया था? गुजरी मेल कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे शिकार खेलने आया था, तो वहाँ पे ये गुजरी इसको पसंद आ गई थी। ठीक है, तो उसने गुजरी को पसंद किया और उससे शादी कर ली। तो फिर गुजरी ने इसको ये बोला था भाई मैं आपके साथ दिल्ली नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे जो माता पिता ना, मैं उनके पास ही रहूँगी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? उस गुजरी के लिए हिसार के अंदर क्या बना दिया? गुजरी महल बना दिया है। ठीक है, तो ये एक प्रेम कहानी थी। और उसके बाद में अगर 4 कुतुब की दरगाह पूछ ली जाए, 4 कुतुब दरगाह, तो ये कहाँ रहेगी? आसी के अंदर रहेगी। आसी में कौन सी रहेगी? 4 कुतुब की दरगाह रहेगी। ऑप्शन और कौन से थे इसमें? देखो, सोनीपत, पानीपत, भिवानी। ठीक है, पानीपत की बात करें तो आली की दरगाह, आली की दरगाह, इब्राहिम लोधी का मकबरा, इब्राहिम लोधी का मकबरा, ये भी कहाँ है? पानीपत में रहेगा। ठीक है, पानीपत में, यानी इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत में। आली की दरगाह कहाँ रहेगी? पानीपत में। 4 कुतुब दरगाह आ जाए तो आसी। गुजरी महल कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। इसी तरह लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद कहाँ है? हिसार के अंदर रहेगी। ठीक है, ये कहाँ रहेंगे? हिसार के अंदर रहेंगे। ठीक है, भिवानी की बात करें तो लोहारू का किला, भिवानी में क्या रहेगा? लोहारू का किला कहाँ रहेगा? भिवानी के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भिवानी के बारे में कुछ जो टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है उनके बारे में पढ़ के आए हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें किस संविधान से भारत ने राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? किस संविधान से, यानी किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत ने अपनाया? तो वो कौन सा रहेगा? सभी बच्चों को लगभग याद होगा। तो कौन सा रहेगा? आयरलैंड से। ऑप्शन कौन से है? फ्रांस का संविधान, ठीक है, अमेरिका का संविधान, आयरलैंड,
और ब्रिटेन। यानी किस देश से अपनाया था? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो ना, वो किस देश से अपनाए थे? आयरलैंड से अपनाए थे। अगर प्रस्तावना की बात करें वो कहाँ से ली थी? अमेरिका से ली थी। लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करें ना, तो वो किससे ली थी? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की बात करें तो अमेरिका से, और भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। इसी तरह फ्रांस से क्या लिया था? गणतंत्र प्रणाली। गणतंत्र प्रणाली कहां से ली थी? फ्रांस से ली थी। ब्रिटेन से एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहां से ली थी? ब्रिटेन से ली थी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का गठन भी कहां से लिया था? वो भी अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट का गठन ये भी कहां से लिया था? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी बात करें तो वो भी कहां से लिया था? वो भी अमेरिका से लिया था। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी है? यानी हरियाणा में पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो हरियाणा में पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो सभी बच्चों को पता है, वीर भूमि भी उसे कहते हैं। पीतल नगरी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को। ऑप्शन में कौन कौन से? रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, हिसार। तो पीतल नगरी कौन सा रहेगा? रेवाड़ी रहेगा। रेवाड़ी को और क्या कहते हैं? वीर भूमि भी कहते हैं। वीर भूमि किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। ऑप्शन देखो इसमें, पानीपत, सोनीपत और हिसार। पानीपत है, सोनीपत और हिसार। हिसार को क्या कहते हैं? स्टील नगर, स्टील नगरी। हिसार है फिरोजा। हिसार ए फिरोजा किसे कहते हैं? हिसार को कहते हैं। सोनीपत को सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ किसे कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं। साइकिल सिटी, गोल्डन सिटी, एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी ये किसके नाम रहेंगे? सोनीपत के रहेंगे। ठीक है। पानीपत की बात करें तो बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर। पानप्रस्थ, प्राणप्रस्थ किसे कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। ठीक है। पानीपत आ जाए तो किस मंडल में रहेगा वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। यानी मंडल का टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। तो पानीपत किस मंडल में रहेगा वो एक बार कमेंट करके बता देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस। ऑप्शन में देखो, एडविन लुटियंस और ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर, लोरी बेकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? ली कार्बूसियर ने तैयार किया था। और एडविन लुटियंस की बात करें ना, तो लुटियंस ने किसका डिजाइन किया था? दिल्ली का, राष्ट्रपति भवन का। राष्ट्रपति भवन का बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया, भाई दिल्ली या राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने। ठीक है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ली कार्बूसियर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? 50 किलोमीटर तक कौन सी नदी बहती है? देखो, इंदौरी, दोवन, राक्षी, चोटांग। राक्षी, चोटांग। ठीक है। इंदौरी और दोवन। तो कौन सी नदी बहती है हरियाणा 50 किलोमीटर तक? तो वो बहती है, दोवन नदी बहती है। कौन सी नदी? दोवन नदी हरियाणा में कितने किलोमीटर तक बहती है? 50 किलोमीटर तक। डोसी की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल रहेगा। कहाँ से? डोसी की पहाड़ियों से। ठीक है। इसी तरह बात करें ना अगला तो कौन सी रहेगी? इंदौरी नदी, इंदौर नामक स्थान से। मेवात में इंदौर नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी निकलती है। राक्षी नदी एक सबसे छोटी नदी, राक्षी। ठीक है। ये यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के आसपास प्राचीन नदी थी। ठीक है। चोटांग, चोटांग का प्राचीन नाम आ जाए तो वो कौन सा रहेगा? दृष्टवती।
दृष्टि। साइबी नदी को एक बार VHSC ने क्या माना है, दृष्टिवती नदी मानना है, यानी चोटांग और साइबी को क्या माना है, दृष्टिवती नदी मानना है। इंदौर की बात करें तो इंदौर नामक स्थान से, मेवात में इंदौर नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, इंदौरी नदी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, समुद्री मार्गों में भारत में आने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा था, यानी समुद्री मार्ग से भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपियन देश कौन सा था, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस और डच। तो कौन सा रहेगा, पुर्तगाल। सबसे पहले कब आया था, 1498 के अंदर। कौन आया था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कब आया था, 1498 के अंदर आया। इससे पहले एक और बंदा निकला था 1492 के अंदर, कहते हैं पुर्तगाल से निकला था और ये रास्ता भटक के कारण कहाँ चला गया था, आशा अंतरिक्ष चला गया था, जिसे अब क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो कौन था वो, कोलंबस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो पुर्तगाल 1498 के अंदर वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये क्वेश्चन KBC में पूछा गया था, लगभग कितने का था, 5 करोड़ का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई, कौन सा देश जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद में सबसे अंतिम कौन सा देश गया था भारत से थे, तो कौन से थे वो पुर्तगाली थे जो सबसे अंत में भारत से गए थे। ये 5 करोड़ का क्वेश्चन था। ठीक है, और उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, वह नदी जो सोलन जिले में डांगसाई नामक शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है उसका नाम क्या है, तो मारकंडा, टांगरी, सरस्वती, घग्गर। यानी डांगसाई नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, तो वो रहेगी घग्गर नदी। डांगसाई नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, घग्गर। याद ना रहे तो घर के अंदर क्या रखना चाहिए, डांग रखना चाहिए। ठीक है, घग्गर के अंदर क्या रखना चाहिए, डांग रखना चाहिए। तो डांगसाई नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, तो ये रहेगी घग्गर नदी। मारकंडा की नदी की बात करें तो मारकंडा धरतीधर नामक स्थान से, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगली नदी कौन सी है, टांगरी। टांगरी नदी ये कहां से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियां, पंचकुला से। मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला से कौन सी नदी निकलती है, टांगरी नदी निकलती है। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है, अरुणा। अरुणा नदी। अगली नदी कौन सी रहेगी, सरस्वती नदी। सरस्वती सिरमौर जिले, शिवालिक की पहाड़ियों में सिरमौर जिले में हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, सरस्वती नदी निकलती है। सरस्वती नदी के बहने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले यमुनानगर के मुगलावली गांव में। यमुनानगर से मुगलावली गांव से। ठीक है, और मुस्तफाबाद का नया नाम क्या कर दिया, सरस्वती नगर। सरस्वती नगर कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह अगर बात पूछ ली जाए महाभारत की रचना किस नदी के किनारे हुई थी, तो वो सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना किस नदी के किनारे की थी, तो सरस्वती नदी के किनारे। किसने, महर्षि वेद व्यास ने। और महाभारत का युद्ध कब हुआ था, 900 ईसा पूर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृष्टवती और कौन सी है, तो गोदावरी, शिवालिक, यमुना और सरस्वती। यानी हरियाणा में पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, तो दृष्टवती के साथ कौन सी नदी जो पवित्र मानी जाती है, तो सरस्वती नदी। यानी दृष्टवती नदी के साथ कौन सी नदी मानी जाती है, सरस्वती। दृष्टवती की बात करें तो मैं अभी भी बता चुका हूँ आपको, चोटांग को भी HSC ने माना है और साइबी नदी को दृष्टवती नदी भी माना है। प्राचीन नाम, इन दोनों नदियों के प्राचीन नाम दृष्टवती नदी माना है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें ना भारत का, तो हरियाणा का क्षेत्रफल रहेगा भारत के हिसाब से 1.34%। ठीक है, अगर स्थान की बात करें तो पहले था 21वां। अगर प्राचीन की बात करें ना, आज के समय वर्तमान की बात करें तो कौन सा रहेगा, 20वां रहेगा। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बनने के बाद एक कम हो गया, जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे क्या कहते, उसे खालिस्तान कहा जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ अगर उत्तर में बात करें तो कौन सी रहेगी, शिवालिक, और दक्षिण की बात करें तो कौन सी रहेगी, अरावली की पहाड़ियाँ। तो 652 मीटर ऊंचा
जो चोटी वो किसको क्या कहते हैं? करनाल की पहाड़ियाँ, सिरसा पहाड़ियाँ, दस्सी की पहाड़ियाँ, हिसार की पहाड़ियाँ। तो डोसी की पहाड़ियाँ क्या कहते हैं? डोसी की पहाड़ियाँ। कुलताजपुर नामक स्थान पे सबसे ऊंची चोटी है कुलताजपुर महेंद्रगढ़ में, ठीक है, 652 मीटर ऊंची। अगर शिवालिक की बात आ जाए तो करो की चोटी रहेगी, करो की चोटी सबसे ऊंची रहेगी शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है? सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सिंगालीला, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क, तो ये कहाँ से रहेगा? ये पश्चिम बंगाल में रहेगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग जिले के अंदर। तो सिंगालीला राष्ट्रीय जो पार्क है वो कहाँ रहेगा? पश्चिम बंगाल में रहेगा, ठीक है, दार्जिलिंग जिले में। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा इसमें? आसान क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में तो हरियाणा जी के, ठीक है। तो अगला देखता हूँ, अगला क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। गेहूं सबसे ज्यादा हरियाणा के किस जिले में होती है? आप कमेंट करके बच्चों जरूर बताना भाई इंडिया जी के कब से स्टार्ट करें और टॉपिक से करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, वो आपके ऊपर है। इंडिया हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप अगर बताते हो भाई इंडिया हिस्ट्री टॉपिक से स्टार्ट करें तो मैं टॉपिक से करवा दूँ। मध्यकालीन भारत शुरुआत कर रखा है, तो मुगल उसमें गुलाम बस खत्म कर दिया है, आगे अलाउ जो खिलजी बस है ना, तो वो हमें करना, जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी स्थापना की थी। तो आप अगर वो कहते हो वो कंटिन्यू क्लास रखें तो मैं मध्यकालीन भारत की कंटिन्यू क्लास रखूंगा। अगर आप कहते हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज उठा लें, जैसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के करते हैं, फिर वैदिक सभ्यता के कर लेंगे, तो प्राचीन भारत से स्टार्ट कर देंगे या मध्यकालीन भारत से या आधुनिक भारत से, आप कहते हैं ना उसके हिसाब से हम कर लेंगे, उसके क्वेश्चन उठा लेंगे टॉपिक के और वो हम करते रहेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा था? हरियाणा का कौन सा जिला गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो हरियाणा के अंदर गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सिरसा के अंदर होता है सबसे ज़्यादा गेहूँ, सिरसा के अंदर। कपास की बात आ जाए तो कपास भी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सिरसा के अंदर। आंवला की बात आ जाए तो आंवला सबसे अधिक कहाँ होता है? ये भी सिरसा के अंदर होता है, ठीक है। ऑप्शन और कौन कौन से थे? करनाल, अम्बाड़ा और भिवानी, ठीक है। भिवानी की बात करें, भिवानी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? बाजरा। और सरसों की बात करें तो सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ में। बाजरा कहाँ होता है? भिवानी के अंदर। अगर ज्वार आ जाए तो ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? रोहतक में। सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ होती है? रोहतक के अंदर होती है, ठीक है। करनाल की बात करें तो करनाल को क्या कहते हैं? दान का कटोरा। करनाल को क्या कहते हैं? दान का कटोरा, ठीक है। दान का कटोरा किसे कहते हैं? करनाल को। पेरिस ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं? करनाल को। अगर करनाल ऑप्शन में ना हो तो पेरिस ऑफ हरियाणा आप किसे कह सकते हैं? तो पंचकुला को कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी है। यानी शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सी बहुत सी नदियों का स्रोत है? तो इसमें पूछा गया भाई एक ऐसी नदी कौन सी है? कपिला, कावेरी, गंगा, टांगरी। तो शिवालिक की पहाड़ियों, मैंने बताया अभी मोरनी की पहाड़ियों से या शिवालिक की पहाड़ियों से, मोरनी की पहाड़ियाँ या शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकुला में, तो कौन सी नदी निकलती है? तो टांगरी नदी निकलती है। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा नदी की। मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी रही? टांगरी। कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियाँ या मोरनी की पहाड़ियाँ से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है टांगरी नदी, ठीक है। दोस्तों ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं, आपको भी पता है। मैंने जो पहले वीडियो डाली उसमें सभी बच्चों ने वीडियो देखी भी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना तो कमेंट करके जरूर बताना और घर पे रह के जरूर पढ़ते रहना। मैं तो हर बार कहता हूँ, मैंने जो पीछे लॉकडाउन में मेहनत की थी ना, वो मेरी मेहनत आज काम आ रही है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और वो बुक लिखी वो लॉकडाउन में लिखी, अभी जो अपनी जो मेहनत चल रही है ना, इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम करेगी। क्योंकि जब कहते हैं ना शीशे के आगे सिंगरने से अच्छा है खुद के ऊपर मेहनत करके उसको हम अपने आप को संवार ले तो बहुत अच्छा रहेगा, इन फ्यूचर बहुत काम आएगी। आज ये आपने अगर नॉलेज ग्रहण कर ली तो ठीक है। शीशे के सामने जब आप संवरते हो वो तो घंटे 2 घंटे का होता है, लेकिन अब खुद पे मेहनत करके खुद को संवार लोगे ना तो आगे तक बहुत
जाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी। कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।